Okay. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, हमारी 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम आपके लिए एक एग्ज़ाम एक्सप्रेस सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो आज उस एग्ज़ाम एक्सप्रेस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो आपके सामने है। ठीक है, ये क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और आज की क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है नंबर सिस्टम, और इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है 4 पार्ट लेक्चर। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में आपको 4 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए एकदम रेलिवेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। साथ ही साथ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे जो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। तो मेरा नाम है सत्यम एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्यूरियस जूनियर पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, अच्छा, इस क्लास को अच्छे से करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी तरफ से भी होंगी। ऐसा नहीं कि ऐसे बेड पे लेट के बिंदास अपन क्लास देख रहे हैं और देखते देखते सो गए, है ना। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, अपने हाथ में एक पेन ले लो और सामने में एक नोटबुक रखो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना है। एंड ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं तो ध्यान से तो सुनना ही होगा सर। ठीक है, एंड जो क्विजेज आपके सामने आएंगी उनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। आप ऐसा कर सकते हो, जब भी कोई क्विज आपके सामने आए आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो, अपने नोटबुक में उस क्विज को अटेम्प्ट करो और उसके बाद मेरा सोल्यूशन यहाँ पे देख लो कि करेक्ट है या नहीं। और अगर करेक्ट नहीं है तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया और समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे वो है प्लेस वैल्यू इन 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो मेरा इतना मानना है कि जैसे आपने 6 डिजिट नंबर्स तक की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं कि एक एक पोजीशन पे बैठे हुए नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, उन नंबर्स को लिखते कैसे हैं, क्या क्या अलग मतलब उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ऐसी अलग अलग चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको। ठीक है, बट अभी जो मेन टॉपिक वो होगा अपना होगा कि 7 और 8 डिजिट नंबर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एंड सो ऑन। बट इस टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा अपने नंबर सिस्टम के बारे में हल्का सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होगा कि अच्छा, जैसे नंबर्स क्या होते हैं इसका आइडिया हम सबको है ना। वी यूज नंबर्स मोस्टली टू काउंट, और भी कई इंपॉर्टेंट यूजेस हैं नंबर्स के। एंड अपना जो करंट नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल क्यों? क्योंकि हम अपने नंबर सिस्टम में 10 डिफरेंट डिजिट्स को यूज करते हैं टू राइट एनी काइंड ऑफ नंबर। मतलब आपको कोई भी नंबर लिखना हो वो इन्हीं 10 डिफरेंट डिजिट्स की मदद से लिखा जा सकता है, एंड हेंस द नेम डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। एंड इन इसमें आपको ये पहले से ही पता है कि सर 2 डिजिट नंबर्स कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट नंबर्स कैसे लिखते हैं, वंस प्लेस क्या होता है एंड सो ऑन, राइट। तो अब अगले 5 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर मेरे पास एक 6 डिजिट नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद हम चलेंगे 7 डिजिट नंबर्स पे। तो एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप है ना, बस 5 मिनट टाइम लिया और इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली। तो मान लीजिए आपके पास एक 6 डिजिट नंबर है इस टाइप का। ओके, तो एक 6 डिजिट नंबर में आप देख सकते हो ऑब्वियसली 6 डिजिट्स होंगे सर। तो जो सबसे पहले लिखा होता है यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस, है ना। ये प्लेस का नाम है वंस। इस पर्टिकुलर नंबर में वंस प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा है, 4। उसी तरीके से अगले वाले को टेंस बोलते हैं, फिर अगले वाले को हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, और जो 6 पोजीशन होता है उसको बोलते हैं लैक्स, राइट। अब इस केस में इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको कॉमास इंसर्ट करने होते हैं एट करेक्ट पोजीशंस, है ना। आपको कॉमास लगाने हैं नंबर्स में। नाउ ये कॉमा लगाने के अपने पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो एक सिस्टम जो हमारे देश में चलता है उसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम, बट एक सिस्टम और भी है जो बहुत सारी फॉरेन देश, स्पेशली अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज में चलेगी। दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम सीबीएसई में क्लास 6 में इंट्रोड्यूस्ड है, तो हम अभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम बस इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडियन सिस्टम ये कहता है कि जब भी आपको कॉमास लगाने हैं आप राइट साइड से स्टार्ट करो, पहले 3 डिजिट्स को छोड़ दो, उसके बाद एक कॉमा, एंड उसके बाद हर 2 डिजिट्स पे आप कॉमा लगाओगे। वन मोर टाइम, आप राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करिए, 3 डिजिट्स जाने दीजिए,
एंड उसके बाद एक कॉमा लगाइए, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते जाइए। तो आप यहां देख पाओगे कि मैं 794 को ऐसे ही रहने दिया, 794 से पहले एक कॉमा लगाया, फिर आया 53, उसके बाद एक कॉमा। अगर 8 से पहले कुछ होता तो वहां पे भी एक कॉमा जरूर लग रहा होता। अगर 8 से पहले यहां पे कोई नंबर बैठा होता तो वहां भी एक कॉमा लग रहा होता, बट क्योंकि कुछ भी नहीं है तो उसको अकेला छोड़ दिया फॉर नाउ। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला जाए तो आपको बस इतना सोचना है कि कॉमास कहां पे प्लेस करें। ओके, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहला कॉमा 3 के बाद आएगा, 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, एंड हर 2 डिजिट्स पे हम कॉमास लगाते चलेंगे। ओके, अब इसी सेम नंबर को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द वे टू राइट इट इन वर्ड्स? तो अगेन वेरी सिंपल, अगर आपको कॉमास की प्लेसिंग समझ में आ गई है तो आप इजीली इसको वर्ड्स में लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट कॉमा लगा है यहां पे वो है यहां पे, और दूसरा कॉमा यहां पे लगा हुआ है। तो अब आप इस तरीके से सोचो कि यहां लैक पोजीशन पे, ये कौन सा पोजीशन था? लैक था ना। लैक पोजीशन पे जो नंबर बैठा है, एक सेकंड थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया इधर, हाँ, इधर जो लैक पोजीशन पे नंबर बैठा हुआ है वो है 8। तो इसके कारण यहां पे आएगा 8 लैक्स। ठीक है, जो नंबर बैठा है, पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, उसको यूज करके हमने लिख लिया 8 लैक्स। अब इन दो कॉमास के बीच में 53 है। ठीक है, इन दो कॉमास के बीच में क्या है? 53। एंड आपको ये आइडिया होगा कि 53 के केस में, अच्छा ये पोजीशन वैसे कौन सी होती है? ये पोजीशन होती है 10,000 और ये पोजीशन है 1000। वर्ड्स में लिखते वक्त आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे, देखो दोनों में 1000 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लिया आपने? 53,000। राइट, अब कॉमा के इस साइड आ जाओ, 794 का एक ग्रुप है तो उसको हमने क्या लिख लिया? 794। ओके, एक बार और कॉमास पे ध्यान दिया सर, कॉमा फर्स्ट वाले कॉमा के लेफ्ट में अकेला 8 बैठा हुआ है, किस जगह बैठा है? तो आप बोलोगे सर लैक पोजीशन पे बैठा है, तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा 8 लैक्स। ओके, अब कॉमा के इधर आ जाइए राइट साइड में, अब बोलोगे सर 53 बैठा हुआ है एज अ ग्रुप, है ना, इन दो कॉमास के बीच में, इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में नंबर 53 बैठा हुआ है एक साथ। ओके, एंड उसके कारण आपने लिख लिया 53,000, एंड आफ्टर दैट यहां पे बैठा हुआ है 794 एज अ ग्रुप, तो इसको आपने लिख लिया 794। आई बिलीव ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये मैं कुछ आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, ये रिवीजन करा रहा हूं, दिस इज, ये आप क्लास 3 से करते आ रहे हो, करेक्ट, वर्ड्स में लिखना एंड सो ऑन। एंड फाइनली द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म के बाद फिर अपन चलेंगे 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स की तरफ। ओके, अब एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करना होता है सर? तो एक्सपैंडेड फॉर्म अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, आप इस तरीके से पहले अंडरस्टैंडिंग कर लो कि सर कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है। तो वो मैंने आपके लिए यहां पे लिख दिया है कि लैक पोजीशन पे 8 है, 10,000 पे 5 है, 1000 पे 3 है, एंड सो ऑन। ओके, एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते वक्त आप ये नंबर उतारो 8। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 1 फॉलोड बाई 5 जीरो, यानी कि ये क्या है? ये लिखा हुआ है 1 लाख, ये जो क्या लिखा है 1 लाख, 1 लाख। ओके, फिर 5 कौन से पोजीशन पे? 10,000 पोजीशन पे। तो देखो आप नेक्स्ट जो टर्म आएगा प्लस साइन के बाद, इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड, किससे करेंगे मल्टीप्लाई? तो तुम बोलोगे सर ये 10,000 पोजीशन पे है, तो आपने यहां पे देखो ये जो आपने लिखा है ये तो कुछ नहीं है, 10,000 है, तो 5 इंटू 10,000। नेक्स्ट यहां पे कौन सा नंबर बैठा है? 3, और किस पोजीशन पे बैठा हुआ है? तो उसका आंसर है सर 1000, तो आपने लिख लिया नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई जो पोजीशन है उसका 1000। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, आप बोलोगे कि सर यहां पे नंबर 7 है जो कि 100 पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो ये हो गया अपना 7 सिटिंग एट 100 पोजीशन, तो मल्टीप्लाइड विथ 100, प्लस 10th पोजीशन पे 9 है, तो 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, एंड ये हो गया नंबर को लिखने का तरीका एक्सपैंडेड फॉर्म में। एंड आई बिलीव आप इतना समझते होगे कि अगर आप इन सबको ऐड कर दो, ये पूरे की पूरी को ऐड कर दो, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है ना। तो हमने नंबर्स के 3 इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन के तरीके समझ लिए कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कॉमास यूज करके, ठीक है, वर्ड्स में किस तरीके से लिखा जाएगा नंबर, और एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। अब
छोटे छोटे से ना थोड़े क्विजेस कर लेते हैं ताकि फिर हम अपने मेन टॉपिक के लिए तैयार रहें। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार 10 सेकंड का पॉज ले लो, वीडियो को चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और दोबारा से प्ले कर लो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है यार, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ये देखो कि यार सर ये कितने डिजिट का नंबर आपने मुझे दिया, तो इट इज अ 5 डिजिट नंबर, राइट। इन दिस 5 डिजिट नंबर मुझे चाहिए पोजीशन 3 का। तो ये क्विकली रियलाइज कर जाओगे सर ये जो पोजीशन है ना इसको तो हम वंस बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं टेंस, और 3 जहां बैठा है उसको अपन क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स। तो मेरा आंसर हो गया हंड्रेड्स, है ना, वेरी इजी, ये कुछ नया तो था नहीं। अगला, वर्ड्स में एक नंबर लिख दिया है और तुमसे पूछा जा रहा है कि यार उसको न्यूमरल फॉर्म में मतलब नंबर्स में कैसे लिखा जाएगा। तो आप पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा है यार, है ना। तो ये कह रहा है 3,43,612 3,43,612 लाख दिखा तो समझ में आया ये तो 6 डिजिट का तो होगा ही होगा, है ना। तो इट हैज टू बी अ 6 डिजिट नंबर। तो मुझे कितने जगह भरने हैं, 6। 3 लाख का मतलब हो गया कि लाख पोजीशन पे जो नंबर बैठा है दैट हैज टू बी 3। ओके, अब आगे पढ़ो। 43,000, अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे कॉमा रख देता हूं, तुम भी समझ जाओगे इजीली। 43,000 यानी कि 10,000 पे 4 होना चाहिए और 1000 पे 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 612, 612 का मतलब ये हो गया कि सर 100 पोजीशन पे आप 6 डालो, यहां पे 1 डालो, यहां पे 2 डालो, 612। ओके, एंड दिस इज हाउ यू राइट द नंबर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया अपना 343612। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अगला, एक नंबर अपने को एक्सपैंडेड फॉर्म में दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी कि न्यूमरल फॉर्म में वो नंबर क्या होगा। चलो आज देखते हैं फिर। 4 इंटू 10,000, इसका मतलब 10,000 पोजीशन से नंबर को स्टार्ट करना है। 10,000 पोजीशन मतलब हो गया 5th पोजीशन, है ना, मतलब 5 डिजिट्स का कोई नंबर होगा ये। इतना अपने को समझ में आ गया बस फर्स्ट वाला पार्ट देख के। एंड यहां 10,000 पोजीशन पे नंबर जो बैठा है वो है 4। ओके, इसी तरीके से तुम नेक्स्ट पार्ट पे आओ तो यहां आपने लिख रखा है सर 7 इंटू 1000, मीनिंग 1000 पोजीशन पे जो नंबर आएगी दैट हैज टू बी 7। सेम वे, अब और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए, यहां 3 आना चाहिए, यहां पे तुम 2 लिख दो, एंड ये देखो 0 इंटू 1, तो दैट हैज टू बी 0, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। सो 47320। इन अदर वर्ड्स इसको पढ़ेंगे कैसे, 47,320 का ही एक्सपैंडेड फॉर्म यहां पे लिखा हुआ था। ओके, ठीक है। तो ये हो गई सारी बेसिक्स जो हमने कवर कर ली। इतना अगर तुमने समझ लिया तो जो हम आगे अब करने वाले हैं वो बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो अब आगे करने क्या वाले हैं कि जैसे 6 डिजिट नंबर्स के बारे में चीजें डिस्कस करी वैसे ही अब 7 और 8 डिजिट्स के बारे में भी करेंगे। तो अब जब 6 डिजिट से 7 डिजिट जाएंगे, अच्छा सबसे पहले कैसे बढ़ता है सर ये डिजिट्स जो बढ़ रहे हैं, इसको बेस्ट तरीका है समझने का कि आप 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर उठाओ। तो सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट का ये हो गया, ठीक है। इसमें 1 ऐड करते ही यू एंटर द नंबर्स विच कंटेन्स 7 डिजिट्स, ठीक है। तो एक प्लेस और बढ़ गई है ना, एक पोजीशन एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। 6 डिजिट नंबर्स में जो लास्ट प्लेस वैल्यू रहती थी वो रहती थी लैक्स की, अब एक पोजीशन और बढ़ गया, तो अब इसका क्या नाम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, इसका नाम है 10 लाख। ओके, जैसे 1000 10,000 उसी तरीके से यहां पे लाख है तो उससे पहले जो आया उसको हमने क्या बुलाया, 10 लाख। अब इसी नंबर के हेल्प से हम सारी चीजें समझेंगे, प्लेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म एंड सो ऑन, सारी इसी नंबर के तरीके से समझ जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया, जैसे कॉमास की प्लेसिंग देख लो, जैसे मैंने कॉमास रखे हुए हैं उसके हिसाब से तुमको आइडिया लग जाएगा कि सर अभी जो आपने कॉमा यूज करके लिखा है दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। एंड लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि सर सेम चीज है, आपने बोला था पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, तो यहां पे 794, then one comma is there, then 35, another comma is there, then 82। अब 2 से पहले कुछ भी नहीं है तो मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया है,
ठीक है, बट अगर यहाँ पे लेट से 1 होता तो एक कॉमा और एग्जिस्ट करता, बट नहीं है तो उसको हटा दिया। ओके ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। अब इसी सेम नंबर को वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे, तो अगेन वेरी इजी। फर्स्ट कॉमा के पहले क्या है, 28 है ना, ये दोनों लाख वाली सीरीज में आते हैं ना, ये 10 लाख पोजीशन पे बैठा है, ये लाख पोजीशन पे बैठा है, तो इन दोनों को मिला के बना 28 लाख। ओके, इन दोनों कॉमास के बीच में क्या है, 53, ये बैठा 10,000 पोजीशन पे, ये बैठा 1000 पोजीशन पे, तो इन दोनों को मिला के हमने लिखा 53,000। ओके, एंड लास्ट में तो बहुत सिंपल कि सर ये जो 3 है ना 794, इसको तो हमने लिख लिया 794। ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो जो 10 लाख और लाख पे बैठा होगा उसको मिला के नंबर बनाएंगे, ऐसा मत लिखना 20 लाख एंड 8 लाख एंड 50,000 एंड 3,000, इस ये लिखने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, जो दोनों नंबर लाख वाले पोजीशन पे है, जैसे ये लाख, ये ओनली लाख पे है, ये 10 लाख पे है ना, इनको मिला के नंबर बना लिया 28 लाख। फिर ये जो 5 और 3,000 पे बैठे हैं इनको मिला के बना लिया 53,000, एंड देन एट द लास्ट आपके पास बचेगा 794। ओके, अब इसी सेम नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म भी थोड़ा देख लिया जाए कि सर इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कैसा दिखेगा, है ना। तो एक्सपैंडेड फॉर्म तो इसका बहुत ईजी होगा, तुम बोलोगे कि सर अभी आपने सिखाया था, मैं थोड़ा इधर आके लिख लेता हूँ ताकि विजिबल रहूं। एक मिनट, ये देखो यहां बैठा नंबर 2, ठीक है, तो लिखेंगे 2 किस पोजीशन पे बैठा है, 10 लाख, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 लाख लिख डालो। 10 लाख का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। ओके, 7 डिजिट नंबर बनेगा, 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस। ओके, प्लस अब इस 8 के कारण वो 8 बैठा है लैक्स पोजीशन पे, तो हमने लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना, किस जगह पे बैठा है, तुम बोलोगे सर 1 लाख पे बैठा है वो, तो आपने लिख लिया 1 लाख। ओके, अब इजी हो गया आई थिंक, यहां पे 5 बैठा है साहब, तो आपने लिख लिया 5, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पोजीशन सोचो 10,000, तो 10,000 किस तरीके से लिखेंगे, हो गया, एंड इसके बाद आएगा आपका 3,000, सो यहां पे आपने लिख लिया 3 इंटू 1000, लास्ट में 700, तो 7 इंटू 100, फिर 9 इंटू 10, एंड अब बस खत्म, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हो गया इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, तो किसी भी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने का तरीका काफी सिंपल है, तुमको बस ये फिगर आउट करना है कि सर यार उस डिजिट को मल्टीप्लाई मैं किससे करूं। ओके, बस इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 2 लिख लो, ठीक है, फिर काउंट करो कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डिजिट 7 है, तो ये जो तुम्हारा नंबर होगा ना ये 7 डिजिट नंबर होगा, और इसमें स्टार्ट 1 से करना है, तो 1 लिखो और 7 डिजिट का होना चाहिए, तो 6 जीरोस होने चाहिए। ठीक है, सेम वे यहां पे 8 लिखा आपने, अब 8 से काउंट करो कि कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 8 से स्टार्ट करके 6 डिजिट्स है, तो यहां जो नंबर लिखोगे वो 6 डिजिट का होना चाहिए, बट स्टार्ट 1 से करना है, तो सबसे पहले तो 1 लिख लिया और फिर उसके आगे 5 जीरोस लगा दिए, क्योंकि मुझे फाइनली 6 डिजिट्स चाहिए। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब थोड़े क्विजेस करते हैं इस पे, फिर बढ़ेंगे 8 डिजिट नंबर्स की तरफ, और फिर अपन पहुंच जाएंगे अपने अगले पार्ट पे। ओके, नाउ ये क्विज है, आपके पास नंबर वर्ड फॉर्म में दे रखा है यार, है ना, और उसको आपको बताना है कि व्हाट विल बी इट्स न्यूमरल फॉर्म, मतलब उसको जब डिजिट्स यूज करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो यहां हमने लिखा हुआ है 33,43,612। अच्छा, आप एक बात समझो, लाख से पहले ऐसे 2 है ना, 33, तो ये हिंट है कि ये नंबर 10 लाख सीरीज का है, मतलब 7 डिजिट नंबर होने वाला है ये। ठीक है, अगर ओनली 3 लाख होता, 33 लाख नहीं, बस 3 लाख होता, देन इट वुड हैव बीन अ 6 डिजिट नंबर, तब मैं बस 6 जगह भरने होते मुझे, या 6 नंबर्स का यूज करना होता। अब चलो आ जाओ यहां पे, तो इतना क्लैरिटी मिल गया कि सर 7 प्लेसेस भरने हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कॉमास लगा देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब लाख वाली जो प्लेस है उसमें जो टोटल नंबर बन रहा है वो है 33, तो इजी यहां रख लिया आपने 33। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ,
43,000, तो तुम बोलोगे सर ये भी हो गया 43,000, देन 612, लो हो गया यार, ये तो बहुत आसान था। ओके, तो चमक गया होगा, है ना, इजी है ये। ओके, कैसे पता चला कि सर 7 डिजिट नंबर होना चाहिए? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट 3 लाख, इट्स 3 के पहले भी कुछ है, 33 लाख लिखा हुआ है। मान लो लिखा होता 62 लाख, तब भी हम ऐसा ही कर रहे होते, बट मान लो अगर बस 2,43,000 लिखा होता तो अब वो 6 डिजिट का नंबर होता, 7 डिजिट का नंबर नहीं होता। ओके, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये सवाल में पूछ रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। इसको थोड़ा समझने का बेटर तरीका बताता हूं। मान लो मेरे पास 1,000 रुपीज के कई सारे नोट्स हों, है ना, 1,000 रुपीज के नोट्स एक समय में आते थे, पता नहीं आपने देखा या नहीं। मान लो मेरे पास 1,000 रुपीज के बहुत सारे नोट्स हो, तो कितने नोट्स मुझे लेने चाहिए सो डेट आई हैव 1 लाख रुपीज। ओके, अब जिन लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो तो बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, आप 1 लाख को ना, आप 1 लाख को 1,000 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख को अगर तुमने 1,000 से डिवाइड कर दिया तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, बट कईयों को ये डाउट हो सकता है सर क्यों डिवाइड कर दिया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो थोड़ा सा ना इसको अपन डिटेल में समझ लेते हैं। एंड ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक अ लाख, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक अ 1,000। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें एग्जाम में सोचना है, अगर तुमने अभी का एक्सप्लेनेशन समझ लिया तो कभी आगे से डाउट नहीं आएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 लाख में कितने 1,000 है ना, 1 लाख में कितने 1,000 है। इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैंने 1,000 ऐड करना स्टार्ट किया, मान लो 1,000 और 1,000 और भी 1,000, ऐसे मैं कई बार 1,000 को ऐड करते जाऊं तो कितनी बार ऐड करूं, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई ऐड 1,000, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई ऐड 1,000 टू गेट 1 लाख। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस। ठीक है, अब इस केस में आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने मान लो ये लिखा रिपीटेड सम 1 + 1 + 1 + 1, 1 को 4 टाइम्स ऐड करना इज सेम एज 4 × 1, है ना। तो रिपीटेड एडिशन को आप कैसे लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये जो लेफ्ट में यहां लिखा हुआ है ना 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1,000 जो नंबर ऐड हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता वो कितनी बार ऐड हो रहा है, तो मैंने उसको लिख लिया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स का मीनिंग क्या है बेटा, कि सर मुझे ये नहीं पता कि कितने बार 1,000 को ऐड करने पे 1 लाख मिलेगा, बट जितनी बार मिलेगा उसको मैंने लिख लिया ऐसे वर्ड्स में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम शुड बी इक्वल टू 1 लाख। अब अगर तुम ये स्टेप समझ गए तो तुम ये भी समझ जाओगे कि अच्छा अब तो सर अगर ये नंबर ऑफ टाइम्स अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे ये नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए तो मुझे सिंपली, थोड़ा रुको मैं अच्छे से लिख लेता हूं ना, ये इक्वल टू गंदा लग रहा था। तो अब मुझे सिंपली इस 1,000 से डिवाइड कर देना है इस 1 लाख को एंड आई विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ये हो गया एक तरीका समझने का। थोड़ा सा एक तरीके से और समझ लेते हैं यार, है ना। सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज है ना, मेरे पास 1 लाख रुपीज है और इस 1 लाख रुपीज में से मैं लोगों को 1,000 रुपीज बांट रहा हूं। मतलब मेरे पास कई सारे लोग हैं, पहला आदमी आया मैंने उसको 1,000 रुपीज दे दिए, फिर मेरे पास दूसरा आदमी आया मैंने उसको भी 1,000 रुपीज दे दिए। हाँ, ऐसे कोई देता नहीं है बाहर, बट एग्जाम्पल लेने में क्या दिक्कत है ना। तो 1 लाख रुपीज है, पहले वाले को 1,000, दूसरे वाले को 1,000, तीसरे वाले को 1,000, चौथे वाले को 1,000, ऐसे करके मैं 1,000 रुपीज देता जा रहा हूं फ्री में, है ना। तो कितने लोगों को दे पाऊंगा आउट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सर इसका मतलब आप ये पूछ रहे हो कि मैं 1 लाख में से 1,000 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि जब पहले बंदे को दिया तो उसके पास 1,000 रुपीज पहुंच गए, फिर दूसरे को दिया और 1,000 रुपीज चले गए। तो हाउ मेनी टाइम्स कैन आई सब्ट्रैक्ट 1,000 फ्रॉम अ लाख, राइट। एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट डिविजन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है, डिवीजन होता है। ये आप लोगों को डिवीजन इंट्रोड्यूस कराते वक्त क्लास 3 में शायद पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया लॉजिक की डिवाइड क्यों करते हैं। तो अब
तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया कि सर 1 लाख को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ क्या बच जाएगा 100। ओके, डिवाइड करना तो आता ही होगा, कर लेना यार। ओके, तो 100 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो 100 थाउजेंड्स मिलके 1 लाख बनाते हैं। वंस अगेन 100 थाउजेंड्स मिलकर 1 लाख बनाते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं 8 डिजिट नंबर पे। तो अब 8 डिजिट नंबर में तुम बोलोगे सर 7 तक का तो सब समझ लिया हमने कि सर 7 डिजिट नंबर में एक 10 लाख पोजीशन था। अब 8 डिजिट नंबर में एक पोजीशन और ऐड हो गया जिसका नाम क्या है, करोड़। ठीक है, तो द न्यू पोजीशन दैट वी हैव एडेड, उस प्लेस को क्या बुलाते हैं, करोड़ बुलाते हैं। ठीक है, एंड बाकी सारी चीजें तो समझ ही जाओगे कि अब मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म बोला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं सर, कॉमा सही जगह रखो। पहले 3 का एक ब्लॉक बनाया, एक कॉमा वहां, अब हर दो पे कॉमा, तो 53 के बाद कॉमा, 28 के बाद एक कॉमा, डन। ओके, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉमास पे अपने को फोकस रखना है कि सही जगह कहां पे कॉमा लगाएं। ठीक है, 6 में आप एक और तरीका पढ़ोगे कॉमा लगाने का, बट अभी रहने दो उसको ना, अभी अपन को नहीं करना है। अब वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो अगेन वर्ड्स में लिखने से पहले भी बेटर ये होगा कि आप कॉमा लगा लो ताकि आपके लिए इजी हो। अब फर्स्ट कॉमा से पहले बैठा है 1, कौन से पोजीशन पे, करोड़, तो ये 1 करोड़। ठीक है, अगले दो कॉमास के बीच में 28 बैठा हुआ है तो इसको मिला के लिख लिया 28 लैक्स। नेक्स्ट 2 कॉमास के बीच में 53 बैठा है तो इसको मिला के लिख लिया 53,000, एंड लास्ट में अपना वही सेम पुराना 794। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अब थोड़े क्विजेस करते हैं। 8 डिजिट नंबर बिगिंस विथ विच प्लेस, है ना, जो 8th डिजिट नंबर होगा। अच्छा, बिगिनिंग का मतलब है कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा उस प्लेस का नाम क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही लल्लू सवाल हो गया, अभी आपने बताया कि करोड़ होता है वो, है ना। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करोड़। नेक्स्ट, एक्सपैंडेड फॉर्म इसका, अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा बट तब भी इंपॉर्टेंट है तो कर लेते हैं यार, है ना, एक्सपैंडेड फॉर्म भी। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ये ना करोड़ पे बैठा हुआ है, तो जो तरीका अभी आपने बताया था, कौन सा नंबर बैठा, 1, कौन सी प्लेस पे बैठा, करोड़, 1 इंटू, अब काउंट करो, यहां से काउंट कर लो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विथ 1, तो 1 लिख लो और 7 जीरोस ऐड करने हैं मुझे, ये। ठीक है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग 2 इंटू, अब तो तुम समझ ही जाओगे कि सर ये तो हमने कर ही लिया है, 10 लाख होना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8 इंटू, यहाँ ये इसके कारण लिख रहे हैं 8 इंटू, लाख पोजीशन पे है तो बस एक लाख उतार दो, प्लस 5 कहाँ बैठा, तो 10,000 पोजीशन पे बैठा, ये कॉमा गलती से आ गया, उसको स्किप करो, 5 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000, एंड लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, 7 के करस्पॉन्डिंग 7 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10, एंड लास्ट में 4 इंटू 1। ये हो गया इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म। तो बस सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि 8 डिजिट नंबर के लिए ऐसे करते हैं, लॉजिक समझ लो, उसके बाद देख लो कितने डिजिट का नंबर है, तुम अपने आप किसी भी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें लिख पाओगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ, एक्सपैंडेड फॉर्म देके फिर से नंबर पूछ रहा है वो, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, एक बार बस गिन लेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब ये नंबर करोड़ सीरीज का होने वाला है, 8 डिजिट नंबर, और 6 इंटू दिस लिखा है, तो वो बहुत ही इजी, बस देखते जाओ, 6, यहां पे क्या 2, यहां पे क्या 4, व्हाट इज हियर 7, 7 के बाद 9 उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 0, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 1 यानी कि 6। तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, ये बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, 62479 506 स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो विथ दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विथ 7 एंड 8 डिजिट नंबर्स। 9 डिजिट नंबर्स भी होते हैं, तो करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। अगर तुमको, मतलब बस आइडिया बोल दे रहा हूं, अब ये सुन के तुम्हारे अंदर सारी क्लैरिटी आ जानी चाहिए
कि सर 9 डिजिट नंबर अगर आया तो मुझे आइडिया है कि मुझे किस तरीके से उसको डील करना है। मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकता हूँ, उसके प्लेस वैल्यू बता सकता हूँ डिजिट्स के। ऑल दीज थिंग्स आर इजी टू डू। अब अगेन, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, तो तुम समझ जाओगे कि क्या करना है सर, कि इस करोड़ को आप डिवाइड कर दो 1000 से, बन गया आपका आंसर। ठीक है, करोड़ का मतलब क्या होता है, तो 1 के आगे लगाने होते हैं 7 जीरो है ना, करोड़ इज 8 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7। और इसको डिवाइड किससे करे सर, क्या पूछ रहा है वो, थाउजेंड्स कितने हैं करोड़ के अंदर, तो 1000 से डिवाइड करें। और अपॉन डिवीजन, अब डिवाइड में नहीं कर रहा है ना, ये डिवीजन बहुत इंटरटेनिंग प्रोसेस है ना, मजा आता है लोगों को, तो ये फन मैं तुमसे छीनना नहीं चाहता, तो तुम डिवाइड खुद से कर लो। जब तुम इसको 1000 से डिवाइड करने जाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10,000। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब और मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, बहुत चांसेस हैं कि आपके टर्म एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ये क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, तो इस ये चीज कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए कि ओके। तो ये हमारा फिनिश हो गया भाई पार्ट 1। इजी लगा होगा और है भी इजी, है ना, और ज़्यादा रूल्स बेस्ड है कि सर कॉमा कैसे लगाते हैं, नंबर्स को लिखते कैसे हैं, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे, एंड क्वेश्चंस को साइड भी हटाओ, आगे क्लासेस में जाओगे तो नंबर्स को पढ़ना और लिखना आना चाहिए, उसके बिना मैथ्स दिक्कत होगी तुम लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहो चीज़ों को। पार्ट 2 है ना, अब ये हम 5 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे, है ना, कंपेयरिंग नंबर्स। अब अगेन ये टॉपिक भी तुम्हारे लिए नया नहीं है कि सर कंपेयरिंग नंबर्स तो हम आई थिंक क्लास 2 या 3 से करते आ रहे हैं। एंड कंपेयरिंग नंबर के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, राइट, कि अगर मैं कोई नंबर देखता हूं और उसको किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये करता हूं कि यार दोनों के डिजिट्स काउंट करते हैं, राइट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के डिजिट्स ही अलग अलग हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन दी टू नंबर्स अगर वही अलग अलग है तो क्या करते हैं, फिर तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं उसको बड़ा बोल देंगे, और जिसमें कम डिजिट्स हैं वो नंबर हो गया छोटा। तो बिल्कुल उसी लॉजिक से अगर मुझे कोई दो नंबर कंपेयर करना है, तो मैं फर्स्ट थिंग जो करूंगा दैट इज गोइंग टू बी कि मैंने नंबर में डिजिट्स को काउंट किया। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है दो नंबर्स दे रखे हैं और इनको अपने को कंपेयर करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक 9 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब अगले वाले पे आ जाओ, यहां भी काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस ऑल्सो इज अ 9 डिजिट नंबर। तो मेरा काम नंबर ऑफ डिजिट से नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, तो यहीं पे मैं आंसर नहीं बता सकता। अब क्या करना होता है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट आपको दोनों नंबर्स के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स कंपेयर करने हैं, मीनिंग ये जो 9th पोजीशन में नंबर यहां बैठा है और ये जो 9th पोजीशन में नंबर यहां बैठा है, देखो इन दोनों में कौन बड़ा, तो तुम बताओगे सर कोई भी नहीं बड़ा, दोनों बराबर है यार, यहां भी 2 यहां भी 2। तो अगेन अभी हम नहीं बता सकते कि इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन है, तो अब क्या करें सर, अगले वाले पे चले। ठीक है, तो यहां बैठा 3 और चलो दूसरे नंबर में क्या बैठा, यहां भी बैठा 3। ओहो, अब भी नहीं बता सकते क्योंकि 2 2 भी सेम था, 3 3 भी सेम था, तो अभी भी आंसर अपने को क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये काम तुम लोग ऑलरेडी छोटे नंबर्स में कर चुके हो ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, बस एक आइडिया दे रहा हूं। यहां भी 4 यहां भी 4, स्टिल नॉट डिसाइडेड, यहां बैठा 5 तो यहां भी बैठा 5, अभी भी नॉट डिसाइडेड। अब यहां आ जाओ, देखो यहां पे बैठा हुआ है 6, ठीक है, एंड इस नंबर में यहां बैठा हुआ है 7, तो अब मैं बता सकता हूं, अब मैं इजीली बोल सकता हूं कि सर ये जो नंबर राइट पे है ना वो बड़ा है लेफ्ट वाले से। ठीक है, तो ये तरीका होता है नंबर्स को कंपेयर करने का। गिवन टू नंबर्स टू मी, दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन कंपेयर देम। तो फर्स्ट जो सबसे पहला थॉट होना चाहिए कि सर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम मिले तब तो ये करना पड़ेगा, और अगर ना मिले तो जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा हैं वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज जिसमें आपको ट्रिक किया जा सकता है वो हो सकता है कि मैं मान लो ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 और मैं लिख दूं 0 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें तुम ये ध्यान रखना कि यार ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक 5 डिजिट नंबर नहीं है, है ना,
ये एक 5 डिजिट नंबर नहीं है, इट इज स्टिल अ 4 डिजिट नंबर। तो नंबर का पहला प्लेस पे 0 ना आए, ये इस चीज का अपने को ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट अब दो क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, थोड़ा सा है ना कि अपने पास कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और सवाल वाला बोल रहा है कि यार इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत सिंपल, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स पहले काउंट कर लेते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट थॉट हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इस नंबर में बैठे हैं जो डिजिट्स हैं 6 डिजिट्स हैं टोटल, अगले वाले में भी 6 डिजिट्स इन टोटल, नेक्स्ट वाले में 5 डिजिट्स इन टोटल, नेक्स्ट वाले में 6 डिजिट्स इन टोटल, एंड जो लास्ट है उसमें है 7 डिजिट्स। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो हो गया फाइनल, नथिंग टू वरी अबाउट। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है तो आई नो कि मैं स्टार्ट कहां से करूंगा। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट मुझे सबसे बड़े तक पहुंचना है। तो 1 2 2 3 4 लोएस्ट है गारंटी, ये जो नंबर यहां बैठा है लास्ट में ये हाईएस्ट है गारंटी। अब मुझे देखना है कि यार ये जो नंबर्स है ना जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिनके नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इनके साथ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट डिजिट कंपेयर करो। फर्स्ट डिजिट देखो यहां पे 2 बैठा है, राइट, यहां पे 3 बैठा है और यहां पे भी 3 बैठा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो 6 डिजिट वाले नंबर्स हैं, इनमें सबसे छोटा जो है वो है फर्स्ट वाला नंबर। ओके, तो दैट मींस मुझे 1 2 2 3 4 के बाद कौन सा नंबर लिखना चाहिए ये पहले ही स्टेज में पता चल गया। जैसे ही मैं कंपेयर करने निकला वैसे ही आइडिया लग गया कि यहां पे कौन सा नंबर आना चाहिए। अब इसके बाद कौन सा लिखे, तो अभी भी मुझे इन दो नंबर्स को कंपेयर करना बाकी है ना। तो 3 3 तो दोनों में सेम है, फर्स्ट प्लेस दोनों में सेम है। अब सेकंड प्लेस पे आ जाओ, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो बस बन गई बात। ये जो 3 2 1 4 4 5 है दैट विल बी स्मॉलर देन 3 4 5 4 3 2, एंड लास्ट में हमारा जो 7 डिजिट नंबर था 2 3 4 4 3 2 5, एंड दिस इज हाउ यू अरेंज देम इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एंड ये है सेकंड क्वेश्चन। ओके, अगेन इजी लग रहा है ये भी। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 6 6 6, यहां पे देखो 8 1 2 3 4 7, तो डन है यार ये भी। अब बोलोगे कि सर 3 6 डिजिट नंबर्स हैं, एक 7 है एक 8 है, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पता चल गया, सबसे छोटे के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस केस में तुमको दिख रहा होगा कि सर अब पूरा ध्यान ना अपने ये जो 3 6 डिजिट नंबर्स है इस पे ले आते हैं ना, बाकी 7 और 8 तो हम आराम से कर लेंगे। यहां पे बैठा है 4, यहां पे बैठा 8, यहां पे बैठा 3, तो ये डिसाइड हो गया कि इनमें सबसे छोटा कौन, मतलब इनका ऑर्डर ही पता चल गया मेरे को। आई नाउ नो कि सर आपका जो सबसे छोटा नंबर है वो होगा 3 4 5 5 7 8। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा ये फर्स्ट वाला है ना, 4 5 6 7 6 5। इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 6 डिजिट ही होगा बट ये वाला होगा 8 7 6 8 7 6 5 4 3। एंड नाउ आफ्टर वी आर डन विद दिस 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर के साथ जब पूरा खेल हो चुका, फिर आएगा हमारा 7 डिजिट वाला नंबर दैट इज 8 9 7 6 4 5 3, एंड एट द लास्ट विल राइट दिस बिग 8 डिजिट नंबर बिकॉज इसमें 8 डिजिट्स हैं, तो ये हो गया सबसे बड़ा अमंग्स दीज नंबर्स। ओके, तो आई होप इन दो एग्जाम्पल से आपको फुल क्लैरिटी मिल चुकी है कि सर किस तरीके से हमें नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, बस बहुत ही अच्छा, डिसेंडिंग में बोले तो यही ऑर्डर को उल्टा कर दो, बड़े से छोटा जाना है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक बहुत ईजी है और कुछ नया भी नहीं है आप लोगों के लिए अगर तुम पढ़ते आए हो तो। अब ये कुछ नया है ना, तो इस पर हम लोग अच्छा खासा टाइम बिताएंगे। अब ध्यान से सुनना, राउंडिंग ऑफ। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं सारी लेके आया हूं, तो ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, ये तो तुम समझ जाओ कि जो ये इंसान पढ़ा रहा है वो अपने आप ही में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, तो राउंडिंग ऑफ मतलब इट्स लाइक प्रोसीजर जिसमें हम करते क्या है कि हम एक नंबर को सिंपल बना देते हैं बट उसकी वैल्यू
को क्लोज रखने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली में नंबर को बदल रहे हैं, उसको एक सिंपल नंबर बना रहे हैं विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यू वेरी मच, मतलब उसका वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं। अब डेफिनेशन से तुमको उतना कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, कि नंबर को हम चेंज भी कर दे रहे हैं, वैल्यू भी नहीं, मतलब ज्यादा दूर नहीं ले जाना है, इसका मतलब क्या हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, एंड आफ्टर वी आर डन विथ एग्जांपल्स यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो पहला, जब भी हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करने को आपको हमेशा ऐसी चीजें दिखेगी, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड सो ऑन। मतलब एक ही नंबर को हम अलग अलग तरीकों से राउंड ऑफ कर सकते हैं। 57 को नियरेस्ट 10 पे राउंड करने का तरीका कुछ और होगा। अगर नियरेस्ट 100 की मैं बात करूं तो इसमें हो नहीं पाएगा, बट अगर किसी नंबर को नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है तो उसका तरीका कुछ और होगा। ओके, तो अब अगले 5 मिनट बस ध्यान से सुनो। आफ्टर आई एम डन एक्सप्लेनिंग तुम्हारे सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है राउंड ऑफ द नंबर 57 टू द नियरेस्ट 10। ओके, नियरेस्ट 10 का मीनिंग ये है ना कि देखो 57 को जो भी 10 के मल्टीपल, मतलब ऐसा सोचो कि 57 कौन से दो 10 के मल्टीपल के बीच में आता है, तो इसका आंसर तुम इजीली दे पाओगे। मैंने बोला लोकेट द मल्टीपल्स बिटवीन विच 57 लाइज। अब इसको नंबर लाइन मान लो, दो ये लाइन लग नहीं रही है बट कोई बात नहीं। यहां पे देखो 50 होगा और यहां पे 60 होगा, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस रियलाइज कि सर 57 इन्हीं दो 10 के मल्टीपल के बीच में लाई करने वाला है ना। नियरेस्ट टेंस का यहां पे मीनिंग यही है कि हमको दो 10 के मल्टीपल सोचने हैं, 50 और 60। अब ये जो नंबर 57 है ये किसके ज्यादा नजदीक है, तो तुम बोलोगे सर 57 ना 60 के ज्यादा नजदीक है। तो 57 को जब तुम राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट टेंस के, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 60। अब है ना सिंपल एकदम। अगेन 57 को जब मुझे नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना है, मैंने क्या सोचा, कौन से दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में 57 लाई करता है। वो आंसर मेरे लिए इजी है निकालना कि सर 50 से तो बड़ा है बट 60 से छोटा है। 10 का मल्टीपल आई थिंक थोड़ा आइडिया होगा, मतलब ऐसे नंबर जो 10 के टेबल में आते हो, ठीक है। तो 50 और 60 के बीच में लाई करता है, तो हमने उन दो नंबर को डाल दिया नंबर लाइन पे, और फिर थोड़ा सा सोचा कि यार ये जो नंबर 57 है ये ज्यादा नजदीक किसके है, 50 के या 60 के। तो आंसर मिला कि यार 57 ना 60 के ज्यादा नियर है, तो आंसर हो गया 60। ओके, अब हर बार ऐसे करेंगे क्या, नहीं, इसका कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि राउंडिंग ऑफ, मतलब जब आप राउंड ऑफ करते हो नंबर को तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, ठीक है, नंबर के साथ। ओके, तो आई होप इस एग्जांपल के साथ तुम समझ गए होगे कि व्हाट वी आर डूइंग विद दिस। ओके, अब ये देखो, जैसे अब यहां पे क्वेश्चन एक और, राउंड ऑफ द नंबर 20,543 टू द नियरेस्ट टेंस। तो फिर से सेम काम, नंबर लाइन इमेजिन करो और ये सोचो ये जो नंबर है ये कौन से दो 10 के मल्टीपल के बीच में तुमको मिलेगा। तो बहुत इजी है, तुम बोलोगे कि सर ये नंबर ना 20,540 से तो आगे मिलेगा बट 20,550 से पहले मिलेगा, तो ये दो 10 के मल्टीपल्स है जिनके बीच में ये है, ठीक है। अब किसके ज्यादा नजदीक होगा, तो थोड़ा सा इमेजिन करो सर, अगर यहाँ पे 2540 है तो यहाँ पे 2541 आएगा, यहाँ पे 2542 आएगा और यहाँ पे आएगा 2543 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस ये यहां से तो बस 3 यूनिट्स दूर है ना। इसको अगर 1 यूनिट बोलो, 1 यूनिट बोलो, 1 यूनिट बोलो, तो 2540 से 3 यूनिट्स दूर है, बट यहां से ये 7 यूनिट्स दूर है। तो ज्यादा नियर किससे है, तो आपका आंसर होगा सर इट इज मोर नियर टू 20540। हेंस अगर आपने इसको राउंड ऑफ किया तो आपका आंसर होगा 20540 टू द नियरेस्ट 10। ओके, आई होप समझ गए होगे कि कैसे करते हैं। अच्छा, इस केस में एक डाउट आना चाहिए तुम लोगों को कि सर एक नंबर तो ऐसा भी है, जैसे मान लो कि मैंने आपको नंबर दे दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूं, 20545 कर देते हैं, ठीक है, कि सर 5 से एंड करने लगा। अब बताओ, अब इसमें दिक्कत क्या है, जो तरीका मैं अभी तुमको समझा रहा हूं उसका दिक्कत यह है
कि सर आपने बोला कि लिख लो कि किसके किसके बीच में लाई करेगा, चलो लिख लिया 2540 और 2550। एंड अब जब मैं दूसरे स्टेप पे गया कि मैं ये सोचने गया कि यार ये नंबर ज्यादा नजदीक किससे है, तो यहां पे मैं जाके अटक गया। क्यों? क्योंकि 5 तो जो है एकदम बीच में आएगा, है ना। 2545 इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, दोनों से बराबर दूरी पे बैठा हुआ है। तो अब क्या करें, अब कौन सा चूज करें? तो एज अ रूल, है ना, ये एक नियम है कि हम हमेशा जब भी 5 हो तो ये बड़ा वाला नंबर लेते हैं। ओके, क्यों है नियम ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। एज अ रूल वी ऑलवेज टेक द हायर नंबर व्हेन यू राउंड ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। अगर 5 के साथ नंबर एंड हो रहा है और आपको राउंड ऑफ करना है तो आप इस तरीके से करोगे, आप बड़े वाले नंबर को चूज करोगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है। अब ये हो गई बेसिक बातें कि राउंडिंग ऑफ का मीनिंग क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है कि क्यों किस तरीके से सोच के करना है। बट हर बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक रूल्स है यार, है ना। वो रूल्स अगर तुम समझ जाओगे तो तुम राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चंस फट से कर लोगे। तो आओ अब समझते हैं कि सर क्या रूल्स हैं और क्वेश्चंस में हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द प्लेस टू बी राउंडेड। ओके, इसका मीनिंग क्या है? तो अब रूल नंबर 1 समझने के लिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। तो चलो पिछला वाला नंबर ही लेते हैं, 2543। 2543, बट दिस टाइम वी आर नॉट राउंडिंग टू टेंस, वी आर राउंडिंग टू हंड्रेड्स। ओके, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल लेते हुए हम सारे रूल्स समझेंगे और फिर ऐसे आपके पास मेरे पास मैं 5-6 क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसको तुम इजीली बना पाओगे। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द प्लेस टू बी राउंडेड। तो ये बोल रहा है 100 प्लेस के अबाउट राउंड करना है। तो कौन सा प्लेस आप आइडेंटिफाई करोगे? इस नंबर में 100 प्लेस, इसको तुमने कर लिया अंडरलाइन इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द डिजिट टू द राइट। तो अब हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में कि सर जो प्लेस को राउंड करना था उसको अंडरलाइन कर लिया था। अब इसके राइट का नंबर देखो, तो तुम बोलोगे सर इसके राइट का नंबर क्या है? 4 है, ध्यान रखना 4। नेक्स्ट, इफ द डिजिट इज 5 और हायर राउंड अप द अंडरलाइन डिजिट, इफ द डिजिट इज लोअर देन 5 कीप द अंडरलाइंड डिजिट सेम। ये दो, अब जो थर्ड स्टेप है ना उसमें ये इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है। तो देखो अगेन दोबारा वो बोल रहा है कि आफ्टर यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द डिजिट टू द राइट, जो राइट वाली डिजिट आपने देख ली, अब डिसाइड करो कि अगर वो डिजिट 5 या उससे ऊपर है देन राउंड अप द अंडरलाइन डिजिट। तो अंडरलाइन डिजिट को राउंड अप कर दो। अगर 5 या उससे छोटी है देन कीप द अंडरलाइन डिजिट सेम। तो मेरा जो नंबर था 20543 उसमें अंडरलाइन डिजिट था 5, ठीक है। अब जो नंबर वो देखने को बोल रहा है ना वो है 5 के राइट वाला नंबर 4। तो 4 पे अब फोकस करो थोड़ा सा, और तुम बोलोगे सर मुझे ये देखना है कि 4 5 से बड़ा है या छोटा। तो ऑब्वियसली 4 5 से छोटा है। अब क्योंकि 4 5 से छोटा है तो वो बोल रहा है कि कीप दिस नंबर सेम, इसको एकदम सेम रखो, मतलब 5 को चेंज मत करो। बट ये जो 4 3 है ना ये तो 0 0 बन जाएंगे, क्योंकि तुम 100 को राउंड ऑफ कर रहे हो, तो ये दोनों तो 0 बनने ही है। समझो पॉइंट को, एक बार दोबारा से समझा देता हूं। एक बार उस एग्जांपल पे चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। देखो 57 को जब नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ किया था आंसर क्या आया था? 60 आया था, है ना। उसी तरीके से यहां पे आ जाओ, 20543 को जब राउंड ऑफ किया था 20540 आया था, क्योंकि नियरेस्ट 10 को कर रहा था तो 10 का मल्टीपल आएगा, लास्ट में एक 0 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? 20543 को राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो सबसे पहले 100 पोजीशन पे जो नंबर बैठा है उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके राइट का नंबर देखा, वो नंबर 4 है, 4 5 से छोटा है, तो इसके कारण इस 5 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। बट ये दोनों तो 0 0 बन ही जाएंगे, हमेशा बनेंगे, ठीक है। अब यहीं पे थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं जिससे तुमको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है सर, ठीक है। 4 5 6 7 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10,
कौन से प्लेस पे फोकस है, देखो यहां पे देखो 10, तो यहां पे 10th प्लेस को अंडरलाइन कर लो। उसके राइट का नंबर देखो 7, क्या 7 5 से ऊपर है? तुम्हारा आंसर है हाँ सर 7 5 से ऊपर है। तो वापस आ जाओ, मैंने क्या समझाया था कि इफ द डिजिट इज 5 और हायर राउंड अप द अंडरलाइन डिजिट। तो यहां पे ये जो नंबर 7 है 5 से बड़ा है, तो अंडरलाइन डिजिट कौन सा है? 6। इसको राउंड अप करो, मतलब इसको पहुंचा दो 7 पे और इसको कर दो 0, है ना। ये वाला जो डिजिट है ना, जिस डिजिट को आप देख रहे हो, ये तो 0 में कन्वर्ट होना ही होना है। तो इसका आंसर हो गया 4570। अगला सेम नंबर को अब हंड्रेड्स के लिए राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। नंबर सेम है 4567, बट दिस टाइम वी आर नॉट राउंडिंग ऑफ टू 10, इनफैक्ट 100 के लिए। तो सबसे पहले सर 100 मतलब 100 पोजीशन पे आ गए, 1 10 100, अंडरलाइन किसको किया? 5 को। 5 के राइट वाले नंबर को देखा, वो कौन सा दिखा? 6। ये नंबर कैसा है? 5 से बड़ा या 5 से छोटा? तो जवाब मिला सर ये तो 5 से बड़ा है। अब क्योंकि वो 5 से बड़ा है, दैट मीन्स मैं इस 5 को बदल दूंगा 6 में और बाकी दोनों अपने आप बन जाएंगे 0। एम आई क्लियर? आई बिलीव हो गया होगा क्लियर, ठीक है। बट अभी और भी कुछ सवाल है, टेंशन की बात नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है राउंड, लाइक सेम नंबर अगेन, अब राउंड ऑफ करिए आप इसको 1000 को, है ना, नियरेस्ट 1000। तो चलो करते हैं यार। ये है 1000 प्लेस, इसको कर लिया अंडरलाइन। देखा किस नंबर को? इसके बाद इसके जो राइट में बैठा 5। अब रूल क्या कहता है कि सर अगर 5 या उससे बड़ा नंबर मिले तो जो अंडरलाइन डिजिट है उसको बढ़ा दीजिए, उसको कर दीजिए 5, और बाकी बचे तो अपने आप हो जाएंगे 0। समझो 1000 है ना, तो 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, तो वही ये बाकी तीनों चेंज होंगे हमेशा। ये डिसाइड करेगा कि पहले वाला नंबर बढ़ेगा या नहीं, और बाकी सब तो 0 बनेंगे ही बनेंगे हमेशा। चलो थोड़े और एग्जांपल्स हैं ना, अभी जाने नहीं दूंगा। ये बड़ा सा नंबर है 6,89,390, और इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 के लिए, है ना। वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो चालू हो जाओ भाई। प्लेस ऑक्यूपाई, प्लेस रियलाइज किया है सर 1000। 1000 कहाँ है? यहां। देखना किसे? इसके राइट वाले को 3। कैसा नंबर? 5 से छोटा, मतलब 9 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 9 वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इजी। ओके नेक्स्ट। अच्छा नहीं, नेक्स्ट नहीं, चलो इतना ही। बट आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। नियरेस्ट 1000, तो इतना ध्यान रख लो कि सर लास्ट के 3 नंबर तो 0 होंगे ही होंगे। ओके 1000 पोजीशन को अंडरलाइन करो, राइट वाले नंबर को देखो, फिर डिसाइड करो कि उसके कारण इसमें कोई चेंज आएगा या नहीं। अगर आएगा तो उसको बढ़ा दो, बाकियों को चेंज कर दो। अगर नहीं आएगा तो रहने दिया यार, वैसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट, पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट, एंड आई विल से कंसेप्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके क्लासिफाइंग नंबर्स एज फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम, कॉम्पोजिट। तो ये एक तरीके से हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना। थोड़े से इसमें आपको डेफिनेशन समझने होंगे कि होते क्या है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर? सो फैक्टर्स आर नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अ सर्टेन नंबर। तो इसको मैं कई तरीकों से आपको समझाऊंगा कि फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, तो एकदम ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो तुमने एक नंबर उठाया, लेट्स से 9, ठीक है। तो 9 के फैक्टर्स आर दोज नंबर्स दैट डिवाइड 9 कंप्लीटली। मतलब ऐसे नंबर्स जो 9 को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो कंप्लीट डिवीजन उसको नहीं बोलेंगे। बट अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है after dividing 9 with a whole number, then that whole number is its factor. For example, आपने मान लो 9 को डिवाइड किया 3 से, ओके तो अपॉन डिवीजन तुम रियलाइज करोगे कि सर इस केस में ना रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स 3 बिकम्स अ फैक्टर ऑफ 9, है ना। 3 9 का फैक्टर है। और यहां से अब आप और क्या लिख सकते हो, इस डिवीजन प्रोसेस को यूज करते हुए आप ये भी लिख सकते हो 9 इज 3 into 3, है ना। डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट।
ओके, तो ये आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि फैक्टर ऑफ अ नंबर का मीनिंग है कि ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड करते हो। 20 के फैक्टर्स अगर मैं पूछूं तो आपको सोचना ऐसे है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा, अब इस केस में चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं ना। मान लो मैंने एक नंबर लिया 8, ठीक है। तो 8 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप कितने तरीकों से लिख सकते हो? तुम बोलोगे सर 8 दो टेबल्स में आता है। एक तो 8 इंटू 1, मतलब 8 खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा, 8 इंटू 1। एंड एक तरीका हो गया 2 इंटू 4। ओके, अब तुमको ये समझना है कि ये जो नंबर्स है ना, ये चारों के चारों 8, 1, 2, 4, they are all factors of 8, meaning they will all divide 8 completely. Not only this, they also form factor pairs. अब factor pair का मीनिंग क्या है ये ध्यान से समझना। जैसे मान लो तुमने 8 को 8 से डिवाइड किया, मान लो 8 को 8 से डिवाइड किया, 8 को 8 से डिवाइड करने पे क्वोशंट 1 आता है और रिमाइंडर 0 आता है, राइट? तो फ्रॉम हियर समवन कैन राइट कि सर 8 विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरीके से आप लिख दिए। ओके, तो आप ध्यान से समझना, ये जो नंबर यहां लिखा ना आपने, आपका डिवाइजर, ये तो फैक्टर है ही, साथ ही साथ जो क्वोशंट आता है ना वो भी एक फैक्टर बनता है। मीनिंग अगर तुमको किसी नंबर का एक फैक्टर पता है तो उसके साथ तुम एक दूसरा फैक्टर भी निकाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेयर। एंड दीज टू फैक्टर पेयर्स मल्टीप्लाई टू गिव द नंबर। एक और बार समझाऊंगा, ये चीज है ना इंपॉर्टेंट है ये काफी। तो तुमको यहां से आइडिया लग गया होगा कि सर 8 के फैक्टर्स जो बात कर रहे हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4, 8। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। बट इसमें फैक्टर पेयर्स कौन कौन से हैं? कौन से ऐसे दो फैक्टर्स का एक पेयर बना सकता हूं जिसको मल्टीप्लाई करके 8 मिल जाए मुझे? तो अगर तुम मान लो तुमने बोला 1, 4, तो ये दोनों फैक्टर्स तो हैं, बट 1 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन मुझे 8 नहीं देता। तो 1 एंड 4 विल नॉट फॉर्म अ फैक्टर पेयर, है ना। 1 और 4 फैक्टर पेयर नहीं बनाएंगे। तो अब तुमको आइडिया लग जाएगा कि सर फैक्टर पेयर जो इस केस में एग्जिस्ट करेगी ना, वो ये वाली होगी। पर फिर से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 1, 2, 4, 8। एक पेयर होगा 1 और 8 का, बिकॉज 1 इंटू 8 गिव्स यू 8। और एक पेयर होगा 2 एंड 4 का, because 2 into 4 gives you 8. Okay, so remember this कि factors mean those numbers that divide a number, okay, and they do occur in pairs. वो pairs में आते हैं। अगर आपको एक फैक्टर पता है तो आप जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हो उस नंबर को डिवाइड कर लो और आपको एक पेयर मिल जाएगा, मतलब एक दूसरा फैक्टर मिल जाएगा जो टुगेदर एक पेयर बनाएंगे। अभी इस पे मैं और एग्जांपल्स लूंगा जिसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। बट आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिख रखा है कि अच्छा, हम चाहे तो ना फैक्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। ओके, अदरवाइज पूरा चैप्टर ही पढ़ाना पड़ जाएगा, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे हमने लिखा है नोट दैट 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा दैट विल बी 1, कॉमन फॉर एवरी नेचुरल नंबर। आप कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी, उसका जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो 1 होगा और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो 8 का कोई फैक्टर 8 से बड़ा हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि 8 से बड़ा कोई नंबर 8 को डिवाइड कर देगा क्या, लिविंग रिमाइंडर 0? नहीं, 8 से बड़ा ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 8 को डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखने। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करें, ठीक है। फैक्टर्स पेयर्स में आते हैं एंड किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर मिलेगा वो हमेशा 1 होगा एंड जो सबसे बड़ा फैक्टर आपको मिलेगा दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो इस डिस्कशन से तुमको ये आइडिया लग गया होगा कि सर फैक्टर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। मतलब हम एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं हमेशा गिन सकते हैं, क्योंकि उस नंबर से बड़ा तो कोई फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि
36 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो ये कोई भी इंसान गिन के बता सकता है। ऐसे तरीके हैं जिससे ये गिना जा सकता है। सो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लिमिटेड। एक अनदर वर्ड है बोलने का इसको, काउंटेबल। वी कैन काउंट कि कितने फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 25। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। 25 को इन हर नंबर से डिवाइड करके देखो, 4 से करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, 4 इज नॉट अ फैक्टर। सेम वे यू डिवाइड विथ 6, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, बट 5 के केस में आ जाएगा। ठीक है, एंड फैक्टर पेयर क्या है, 5 एंड 5। 5 इंटू 5 देता है 25, करेक्ट। तो 5 इज अ फैक्टर एंड द पेयर इज 5,5 इस केस में। ओके, नाउ अच्छा अगला सवाल, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18 आर देयर। 18 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, गिनना है अब अपने को बैठ के। ठीक है, तो 18 एक छोटा सा नंबर है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुमने बोला कि सर वहां से स्टार्ट करते हैं, अभी आपने बताया कि 1 से छोटा कोई फैक्टर नहीं होगा, 18 से बड़ा नहीं होगा, तो एक तरफ लिख लेते हैं 1 और दूसरी तरफ लिख लेते हैं नंबर इटसेल्फ विच इज 18। ये दोनों तो होने ही होने हैं, 18 से बड़ा कोई नहीं, 1 से छोटा कोई नहीं, तो इनको लिख लिया। अब सोचो कि 18 कैसा नंबर, तो तुमको जवाब मिलेगा इवन। अच्छा, अगर इवन दैट मींस 2 से पक्का डिवाइड हो रहा होगा, तो आपने इधर 2 लिख लिया। अब मैंने बोला कि यार फैक्टर्स पेयर में आते हैं, इसका मीनिंग कि सर अगर 2 एक फैक्टर है, तो जब मैं 18 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक और फैक्टर मिल जाएगा। तो मिल गया तुमको, वो फैक्टर है 9। तो तुमने एक कोने में 9 को भी लिख लिया। ठीक है, कहां से आया 9, क्योंकि तुमने 18 को जब 2 से डिवाइड किया तो दूसरा पेयर मिल गया वहां पे। ठीक है, अब आगे बढ़ो, 3 आता है अगला नंबर। 18 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9, जो 3 से डिविजिबल है, दैट मींस 3 भी 18 को डिवाइड करेगा। अब 3 के करस्पॉन्डिंग पेयर क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा यार 6, एंड इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ट्राई कर लो 4 5 6। अच्छा, 4 5 के बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 तो यहां पे आ ही गया है ना, तो नो नीड टू गो फॉरवर्ड। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इन टोटल 18 विल हैव 6 फैक्टर्स, 18 के 6 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो छोटे नंबर्स के लिए ये तरीका हमेशा काम करेगा। बहुत बड़े नंबर्स के लिए आपको आगे चल के प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेना पड़ता है, तो वो अभी हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, तो उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर मल्टीपल्स। अच्छा, फैक्टर्स तो पढ़ लिया, मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल यू ऑब्टेन, या फिर आपको मिलता है by multiplying a number with another number, and by number here we mean natural numbers, है ना, ऐसा नहीं कि डेसिमल फ्रैक्शन ये सब सोचने लगे। ठीक है, तो मान लो 2 के मल्टीपल्स की बात करूं कि 2 के मल्टीपल्स लिखो, तो दैट इज नथिंग बट 2 का टेबल। मतलब आप नंबर 2 को अलग अलग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, यू स्टार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना। तो 2 के जो मल्टीपल्स हैं दे आर एज रिटन हियर। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम बोलेंगे सेकंड मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम बोलेंगे थर्ड मल्टीपल ऑफ 2, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरीके से तुम चाहो तो मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर 1000 मल्टीपल ऑफ 2 बता दो, 1 लाख मल्टीपल ऑफ 2 बता दो। एनी पॉसिबल मल्टीपल यू वांट टू फाइंड यू कैन फाइंड। ठीक है, किसी ने बोला कि सर 1 करोड़ मल्टीपल क्या होगा 2 का, तो यार कुछ नहीं करना है, 2 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा दैट इज योर 1 करोड़ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, तो अब इससे क्या आइडिया लगा कि सर जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा अगेन दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फैक्टर के केस में सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ, मल्टीपल के केस में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ। एंड तुमको याद है मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स के केस में फैक्टर्स आर काउंटेबल, हम गिन सकते हैं कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। बट क्या लगता है तुमको इसको देख के कि काउंट कर पाएंगे कितने मल्टीपल्स हैं। मतलब यहां पे 5 लिखे हुए हैं, बट अगर मैं चाहूं तो 2 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं यार, है ना। तो मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। मैं ये नहीं बता सकता कि 2 के कितने मल्टीपल्स हैं इन टोटल। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। किसी ने पूछ दिया बताओ 5 के टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नो आंसर टू दैट। बोलो हम नहीं गिन सकते, अनगिनत, है ना, अनकाउंटेबल। ओके, ठीक है, अब फैक्टर और मल्टीपल को मिला के एक सवाल कर लेते हैं। तो एक नंबर है तुम्हारे सामने 10,
ओके और क्वेश्चन ये पूछ रहा है यार कि व्हाट आर द फैक्टर पेयर्स ऑफ 10 एंड व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। तो स्टार्ट करते पहले फैक्टर से। तो बोलोगे सर फैक्टर पेयर वाला काम तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा कि 1 लिख लो 10 लिख लो और फिर फिगर आउट करो। ओके और 1 और 10 फैक्टर पेयर्स हैं। फिर 10 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने गए तो मिला क्वोशंट 5, तो 5 उसका 5 भी फैक्टर हो गया। एंड इनके अलावा आपको कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे 10 के। ट्राई कर लो 3 4, इफ यू ट्राई यू विल सी कि नथिंग कम्स। अब इसमें फैक्टर पेयर्स क्या है, ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई होकर 10 देंगे। तो फर्स्ट पेयर इज 1,10, द सेकेंड पेयर इज 2,5, है ना। फैक्टर पेयर में केयरफुल रहना है कि ऐसे दो फैक्टर्स ही उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर है ना 10 जिसके बारे में बात चल रही है ये मिलना चाहिए। ये नहीं मिलेगा तो आपने गलत पेयर बना लिया, ठीक है। तो एग्जाम में केयरफुल रहना इस पॉइंट को लेके। अगला, व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। तो अब ये भी बहुत सिंपल यार, है ना। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 कैसे लिखोगे। तुम बोलोगे सर कुछ मत करो, 10 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, वो होगा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। 10 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, वो होगा सेकेंड मल्टीपल ऑफ 10। और 3 से करो, मतलब एक तरीके से हम 10 का टेबल लिख रहे हैं बस 10 इंटू 5 तक, है ना। ओके तो ये हो गया इस एग्जाम्पल का सल्यूशन। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, दम देखते ही बता दो क्या होगा आंसर। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 20, बोलो 20 इंटू 4, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। 80, डन। 20 इंटू 4, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 15 आर देयर। तो अभी बताया कि यार किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स तो हम गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल, नहीं गिना जा सकता, है ना। वी कांट फाइंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 15 आर देयर। अच्छा, इसी में व्हाट वी कैन काउंट इज कि मैं तुमको बता दूं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 15 आर देयर बिटवीन 0 एंड 100। ये क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट करेगा, बट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकता है, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में कितने मल्टीपल है इसका आंसर मैं दे सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स अपन नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब जब फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ गए हो तो नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यानी कि डिवीजन होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो नंबर 2 है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तुम बोलोगे सर 1 एंड 2, है ना। 2 दो ही नंबर से डिवाइड होता है, 1 से एंड 2 से, ओके। अब ये जो नंबर 8 है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो तुम बोलोगे सर 8 के तो ये सारे हैं 1 2 4 एंड 8, ठीक है। एक साइड बैठा 2, 2 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 2, एंड व्हाट आर दे 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये समझ लो कि देखो किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स अ नंबर कैन हैव इज 2, क्योंकि हर नंबर के लिए 1 और वो नंबर खुद फैक्टर होगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके बस यही दो फैक्टर्स है, 1 है और वो नंबर इटसेल्फ है। Whereas 8 इज अ नंबर जिसके 1 और 8 तो हैं, ये तो हमेशा होंगे, बट इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके बस दो फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उनको हम मैथ्स में बुलाते हैं प्राइम नंबर्स, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। एंड तुम्हारे सामने यहां पे ना थोड़े से फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से छोटा प्राइम नंबर नहीं है। 1 को हम ना तो प्राइम में गिनते हैं ना ही जो प्राइम का उल्टा है उसमें गिनेंगे, ठीक है। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। एंड क्यों नहीं है प्राइम, तो प्राइम की डेफिनेशन टेस्ट कर लो, नहीं आएंगे। 1 का एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ। So 2, 3, 5, 7, these are the first 4 prime numbers, and also notice कि 2 is the only even number here, okay? तो ये बात सच है कि 2 is the only even prime number
2 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन होगा, एंड यू कैन थिंक अबाउट इट वाई, बहुत सिंपल सी पॉइंट है, बट बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे। अगर 7 के बाद तुम सोचो कि अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो देखो 9 मत लिख देना, क्योंकि 9 के फैक्टर में 3 आता है ना, तो 9 नहीं होता है, मैं तुमको बता देता हूं क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। 11 के बाद फिर 13 होता है, इसी तरीके से प्राइम नंबर्स चलते जाते हैं। ओके, दे कीप ऑन गोइंग। कितने हैं साहब, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर सर? अगेन इनफाइनाइटली मेनी, वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी आर देयर, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी है, फाइन। तो अभी जो डिस्कस करा हमने उससे आपको याद क्या रखना है कि ऐसे नंबर्स जिनके बस 2 फैक्टर्स हो, only one and the number itself, those numbers will be called as prime, and numbers which have more than 2 factors, वैसे numbers को हम क्या बुलाते हैं, composite numbers। तो prime का उल्टा क्या, composite। तो composite numbers are numbers that have more than 2 factors, in other words जो number prime नहीं है उसको क्या बुलाएंगे, composite बुलाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़े से तुम्हारे पास एग्जांपल्स लिख दिए हमने composite के। तो कोई नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है, ये पता करने के लिए क्या मालूम करना होगा, तो तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने होंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गए तो नंबर डेफिनेटली हैज टू बी अ प्राइम नंबर। इफ इट इज ओनली 2, इट हैज टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर इफ इट इज मोर देन 2। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर तो कॉम्पोजिट। अब चलो थोड़े से सवाल कर लेते हैं इस बेसिस पे। तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम एंड कौन सा नंबर कॉम्पोजिट। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 5 तो अभी अभी जस्ट बताया कि दिस इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। यहां आ जाओ 24, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो ये प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा ध्यान से सोचो 24 के 2 फैक्टर्स पक्का होंगे। सर आपने बोला था कि 1 और नंबर इटसेल्फ तो सब हर केस में फैक्टर होगा, बट 24 क्योंकि इवन भी निकल गया तो ये 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो अब मैंने इतना डेफिनेटली मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि सर 24 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। बस अब क्या क्या है फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा मिल गए, आंसर कर दो कॉम्पोजिट। 19, अब 19 के केस में तुम ऐसे सोचो, तुम लिख लो 1 और 19, और अब थोड़ा दिमाग लड़ाओगे यार सर कि 19 को क्या क्या नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से करोगे नहीं डिविजिबल, 3 नॉट डिविजिबल, 4 नॉट डिविजिबल, 5 नॉट डिविजिबल। ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा तुमको जिससे कि 19 को तुम डिवाइड कर सको। तो 19 इज इंडीड अ प्राइम नंबर, 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 इज ऑल्सो अ प्राइम, तो प्राइम को मैं सर्कल में डाल रहा हूं और कॉम्पोजिट को बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। 7 भी एक प्राइम नंबर है, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, 4th प्राइम नंबर है ये, 2 3 5 7 के बाद। 25 के तो अभी थोड़ी देर पहले ही ना फैक्टर्स देखा था यार हमने, क्या फैक्टर मिला था, एक 5 मिला था ना। तो 125 उसके अलावा एक और फैक्टर मिल गया विच इज 5। तो अगर ये बात सही है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 38 इवन नंबर, तो बस आंख बंद करके ऐसे कर दिया। 10 इवन नंबर कॉम्पोजिट, 4 इवन नंबर कॉम्पोजिट। अब 63 इवन तो नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार सर, 63 ये तो 3 से डिविजिबल है, इसका सम ऑफ डिजिट्स करो 9, 3 से डिविजिबल मिल गया, तो हो गए ज्यादा फैक्टर्स। तो ये जो स्क्वायर में प्रेजेंट है ये सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर हैं, और जो सर्कल्स में है ऑल दोज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। और प्राइम नंबर का अगर तुमको आइडिया है देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कम्स लेटर एज प्राइम फैक्टराइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। चलो तो 1 घंटे में रफली हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकेस नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, आई विल गो थ्रू द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास वेरी इंटेंटली, एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स में अच्छे से करना और प्रैक्टिस करके जाना, विदाउट प्रैक्टिसिंग अच्छे मार्क्स कम ही आते हैं ना, नहीं आते जल्दी, ओके। एंड और भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, आज एसएसटी की भी एक क्लास आपको मिलेगी, फिर
साइंस की भी क्लासेस होंगी, इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी, मैथ्स के लिए फिर खुशनुमा मैम भी आएंगी। तो क्लासेस हमारी अभी कंटिन्यूअसली फ्यू डेज के लिए चलती रहेंगी। दिस वाज द फर्स्ट क्लास, होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज डू दैट एज वेल। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा। एक सेकंड।